सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों से की चर्चा। विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार समेत सरकार की प्राथमिकताओं का भी किया जिक्र। नीति निर्माण के लिए जन भागीदारी को बताया सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत। अजरबैजान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। 3 दिन की यात्रा पर कल होंगे रवाना। 25 और 26 अक्टूबर को सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सदस्य देशों के साथ संबंधों की मजबूती पर होगा जोर। अजरबैजान में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण में मतगणना की तैयारियां। दोनों राज्यों के साथ ही लोकसभा की 2 और विधानसभा की 51 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी कल होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राज्यसभा टीवी पर कल सुबह 7 बजे से विशेष प्रसारण। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। प्रशासन का कश्मीर के हर जिले में निशुल्क फिल्म दिखाने का फैसला। कहा, फिल्म स्क्रीनिंग से मनोरंजन के साथ शांति का संदेश देना और लोगों को जागरूक करना मकसद। और पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली आज संभालेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष का पदभार। मुंबई में बोर्ड की सालाना जनरल मीटिंग आज। पदभार संभालते ही 33 महीनों से बोर्ड का संचालन देख रही सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति जिम्मेदारियों से हो जाएगी मुक्त। जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल के सदस्यों को 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। काउंसिल के सदस्यों में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस और एक अन्य पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई। बैठक में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही व्यापक वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार समेत सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया और नीति निर्माण के लिए जन भागीदारी को बताया सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 दिनों के दौरे पर कल अजरबैजान के लिए रवाना होंगे, जहां वो गुटनिरपेक्ष देशों की समिट में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अजरबैजान की राजधानी बाकू में 25 और 26 अक्टूबर को चलने वाले NAM शिखर सम्मेलन में समकालीन विश्व की चुनौतियों पर चर्चा होगी। 18वें NAM शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। समिट के दौरान उपराष्ट्रपति भारत का पक्ष रखेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति गुटनिरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति कल शाम अजरबैजान में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उपराष्ट्रपति के दौरे से भारत के NAM सदस्यों के साथ संबंध और मजबूत होंगे। दुनिया भर के नेताओं का सबसे बड़े मंच NAM का भारत संस्थापक सदस्य है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कल केंद्रीय मंत्रियों के एक दल ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के संबंध में विचार विमर्श किया। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होगा और 13 दिसंबर तक चलेगा। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद के सत्र के दौरान अब तक लंबित महत्वपूर्ण 4 विधेयकों को पारित कराने की कोशिश सरकार की होगी। इसके अलावा कई नए बिलों को भी सत्र में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। 4 बिल अभी हमारे पास पेंडिंग है और 7-8 बिल आने का संभावना है। वो सब ये इसमें हम कंप्लीट करने वाला है। और जैसे लास्ट टाइम मई
अपोजिशन पार्टी को भी विनती करता हूं, जैसे लास्ट टाइम उन लोगों ने कोऑपरेशन किया, और सिर्फ सरकार को नहीं, सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन साहब को नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोगों का इज्जत बढ़ा है, क्योंकि हमने ठीक तरह से संसद चला है। यही अपेक्षा मैं इस बार भी करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। प्रधानमंत्री आवास में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले 15 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा किया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलवामा जिले में मंगलवार को आतंकियों से हुई एक बड़ी मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके के राजपुरा गांव में हुई इस मुठभेड़ में जैश के 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में 2 के पाकिस्तानी होने का शक भी जताया जा रहा है। इनके पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी के अलगाववादी नेताओं और कट्टरपंथियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने समाज, धर्म, हुर्रियत और मुख्य धारा के नेता कहे जाते हैं, ये सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और इन सबके परिवार अच्छी तरह से सेटल्ड हैं। इनमें से किसी की संतान आतंकवाद की ओर रुख नहीं करती। इन लोगों की फितरत यही है कि घाटी के बच्चों को गुमराह करके जन्नत का रास्ता दिखाया जाए और मरवा दिया जाए। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने, यहाँ के बड़े लोगों ने, यहाँ के ताकतवर लोगों ने कितने लोगों के सपने तोड़े हैं और कितने नौजवानों को बर्बाद किया है। अब ये जितने यहाँ सोसाइटी के लीडर कहे जाते हैं, रिलीजन के लीडर कहे जाते हैं, मौलवी कहे जाते हैं, या हुर्रियत के लोग कहे जाते हैं, या मेन स्ट्रीम की पार्टी के लोग कहे जाते हैं, ये दूसरों को कॉल दे के मरवाते हैं। इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा है, एक का भी बच्चा नहीं मरा है, किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। आम आदमी के बच्चों को अल्लाह का और जन्नत का रास्ता दिखाइए और उनको मरवा दीजिए। ये यहाँ होता रहा। पाकिस्तान अधिकृत मुजफ्फराबाद में राजनीतिक दलों की रैली में लाठी बरसाने के बाद पुलिस ने यहां के प्रेस क्लब में छापा मारा। इस दौरान कई पत्रकारों को चोट पहुंची है। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर पीटा गया और उनके कैमरे और अन्य उपकरणों को पुलिस ने तोड़ दिया। इस घटना के बाद पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है। पुलिस ने छापेमारी उस वक्त की जब यहाँ जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल अलायंस की पत्रकार वार्ता चल रही थी। मुजफ्फराबाद में एक दिन में ये दूसरी घटना है जिसमें पाकिस्तान पुलिस का बर्बर चेहरा देखने को मिला है। प्रेस वार्ता में JKPNA ने गुरुवार को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के गेट के सामने धरना देने की धमकी दी थी। इससे पहले POK में पाकिस्तान सरकार से आज़ादी की मांग कर रहे राजनीतिक दलों की रैली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हुए थे। तो हमारा ये मुतालबा है PNA का फौरी तौर पर कि गैर ध्यानदार किसी भी हाई कोर्ट के जज जो हैं उनके हुकूमत को हम कहते हैं कि वो उनके जरिए जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए इस पूरे वाक़े। इसकी फौरी तौर पर पहले मुअत्तल किया जाए, इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है ना वो जो सज़ा बनती है मुकदमा दर्ज करके उनको यानी करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों पर भी 7वां वेतन आयोग लागू होगा। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस योजना का लाभ दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक दर्जा मिलने के बाद ये फैसला प्रभाव में आ जाएगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। वहीं राज्य प्रशासन ने कश्मीर के हर जिले में निःशुल्क फिल्म दिखाने का फैसला लिया है। हर जिले में फिल्म स्क्रीनिंग का मकसद लोगों का मनोरंजन करने के साथ शांति का संदेश देना और लोगों को जागरूक करना है।
हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के लिए मतगणना के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। 24 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के लिए हरियाणा में और महाराष्ट्र में मतगणना केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतगणना 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा हरियाणा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 5 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इन स्थानों पर कुछ खामियां पाई थी, जिसके बाद आज दोबारा मतदान का फैसला किया गया। वहीं महाराष्ट्र में भी मतगणना की पूरी तैयारी है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राज्यसभा टीवी पर आप दोनों राज्यों की मतगणना का पल पल का अपडेट सुबह 7 बजे से देख सकते हैं। दोनों राज्यों के साथ ही लोकसभा की 2 और विधानसभा की 51 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी कल वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई में ईवीएम सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। महाराष्ट्र में मतदान संपन्न हो चुका है और ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लाया गया है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के चुनाव आयोग की तरफ से बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय पुलिस को यहां पर लगाया गया है सुरक्षा के लिए। जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए स्थानीय पुलिस को लगाया गया है। साथ ही यहां पर हर आने जाने वाले की कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। जो भी अधिकारी यहां पर आ रहे हैं उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हो रही है। साथ ही लिखित तौर पर भी यहां पर दिखाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ बाहरी सुरक्षा कर रही है। वहीं अंदर की सुरक्षा की बात करें तो केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल हैं वो अंदर की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा स्ट्रांग रूम में बनाया गया है। इसके बाद यहां से ईवीएम को काउंटिंग सेंटर की तरफ ले जाया जाएगा जहां पर मतगणना होगी। और मतगणना के साथ ही अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की धड़कनें अब मतदान के बाद तेज हो गई हैं और 24 तारीख को यहां पर मतगणना होगी। कैमरामैन सुधीर और साथ ही रियासत के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, मुंबई। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और 3 स्तर के सुरक्षा घेरे में रखा गया है। निर्धारित स्ट्रांग रूमों की 24 घंटे कड़ी निगरानी की जा रही है। हरियाणा में एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान ने। विधानसभा चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया के बाद अब सबको इंतजार है गिनती के लिए। यहाँ पर तमाम तैयारियां गिनती के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के एलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं इस कॉलेज के अंदर मशीनें हैं वो रखी गई हैं और पुलिस जो हरियाणा की पुलिस है उसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल उनकी जवानों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और इस कॉलेज के एक इलाके को आप हरियाणा पुलिस की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सब देख पा रहे हैं। किस तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश की गई है कि हर राउंड के बाद नतीजे जो है वो घोषित किए गए। वेबकास्ट भी किया जाएगा। ये नई कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है ताकि तुरंत नतीजों की जानकारी मिल सके। सीएपीएफ की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम को कंप्लीटली विजिल किया जा रहा है सीएपीएफ की। तो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अब सबको उम्मीद है 24 तारीख का जब नतीजे यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन सुरेश और संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना ने पिछले 2 दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण किया है। 21 और 22 अक्टूबर को दागी गई इन दोनों मिसाइलों ने 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाया और उसे ध्वस्त कर दिया। जमीन से जमीन पर हमला करने वाली इन मिसाइलों को अब छोटे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के बावजूद दूर स्थित लक्ष्य पर भी एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ब्रह्मोस मीडियम रेंज की एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी एयरक्राफ्ट, शिप या छोटे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। भारत युवाओं का देश है और ये युवा नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल एसआरएम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नया भारत गरीबी, अशिक्षा, भय, भ्रष्टाचार, भूख और भेदभाव से मुक्त हो, इसके लिए युवा निरंतर प्रयास करते रहें। उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन और घटते प्राकृतिक संसाधनों पर भी युवाओं को ध्यान देने के लिए कहा और इसके समाधान खोजने पर जोर देने की बात कही। Everybody must strive to build a new India which is free of poverty, illiteracy, fear,
corruption, hunger, and discrimination. Discrimination of any kind. No social discrimination. Who is upper caste? Who is lower caste? Who has decided this? What is the sanction for this? Vedas did not sanction it. Shastras did not sanction it. It came in between. It all depends on your knowledge, your capacity, not because of your community. शिक्षा नीति पर बदलाव पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के पारंपरिक ज्ञान का आधार और आधुनिक शिक्षा का एकीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि नैतिकता और भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली समय की जरूरत है। उन्होंने समारोह में मौजूद छात्रों से देश की महान विरासत, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानने और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को खेल में सक्रिय भागीदारी के लिए फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। It is important for you to inculcate Indian values, understand the great heritage, culture, traditions of our country. You must also learn to treat fellow human beings with respect. Education must transform an individual into a responsible human being with the social, moral, and ethical values instilled in him or her, apart from making the person more productive. Apart from remolding the syllabi and pedagogy, the stress should be on learning by doing. Learning by doing. Preserving India's traditional knowledge base and integrating it with modern education system is important as we rapidly advance towards building a knowledge-based society. केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 56 देशों से आए युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग देशों से भारतीय युवाओं से बातचीत की जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि विदेशों से कई प्रवासी भारतीय युवा भारत आकर बस रहे हैं और अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। People of Indian origins in different countries, especially the youths, are brought and given exposure trip. This is such a wonderful thing. The young Indian people who are now settled abroad, they are coming back to India and getting connected to their roots. It's a kind of creating an emotional bond between those who have left India many generations back and the present India. It's a wonderful initiative. पोलियो मुक्त अभियान की सफलता की 25वीं वर्षगांठ केंद्र सरकार धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विदेश से भी पोलियो मुक्त अभियान से जुड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार जल्दी 100% बच्चों में सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। ये संकल्प लेते हैं कि एक भी बच्चा जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से इसलिए प्रभावित ना हो क्योंकि उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की फ्री वैक्सीन नहीं मिली, इसलिए एक एक बच्चे तक अब कैसे पहुंचा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज, यूनेस्को और एसबी फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के प्रशासक के मोसेस चालाई मुख्य अतिथि थे। गृह मंत्रालय की नारी सुरक्षा विभाग की संयुक्त सचिव पुनिया सलिला श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था जिसमें पेंटिंग, निबंध, कविताएं और शॉर्ट फिल्म के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर के मोसेस चालाई ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम को सफल बनाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए हमें अपने समाज की सोच बदलने की जरूरत है। BBP, Beti Bachao Beti Padhao, we are addressing so many things we are doing. I cannot list them out. Day and night the team is working. And there is some improvement in sex ratio at birth, counting from 2014-15 to 18-19. Now, this is HMIS report. Some improvement is there. HMIS is not the most reliable data, but the only one we have. So hopefully something is working out, but the society needs to change from the mindset of, son preference and daughter aversion, which starts mainly from the grandmother, then the mother, and of course grandfather, and the father also follows, and everyone in the family. सरकार ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए दक्षता आकलन की ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा कि ये परीक्षा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी IICA कराएगा। इसे 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कुछ व्यक्तिगत श्रेणियों के मामले में यह आवश्यकता लागू नहीं होगी। इन श्रेणियों में ऐसे निदेशकों पर ये लागू नहीं होगी जिन्होंने निदेशक के तौर पर 10 साल तक काम किया है या फिर जो किसी कंपनी में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद पर रहे हैं। निदेशकों की जिन श्रेणियों को परीक्षा से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर अन्य को ये परीक्षा 1 साल में पास करनी होगी। IICA द्वारा बनाए जाने वाले डेटा बैंक में उनके नाम शामिल होने की तारीख से 1 साल की अवधि के भीतर उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में फेल होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का नाम डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना 1 दिसंबर 2019 से प्रभावी हो जाएगी। ब्रिटेन के सांसदों ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें ब्रेक्जिट बिल की 3 दिन के भीतर समीक्षा करने की बात कही गई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों ने पहले ब्रेक्जिट बिल का समर्थन किया। इसके पक्ष में 329 और विरोध में 299 वोट पड़े, लेकिन इसके कुछ देर बाद दूसरे चरण में उन्होंने इसकी समीक्षा के लिए दिए गए कम वक्त पर इस बिल को सांसदों ने 308 के मुकाबले 322 वोटों से नकार दिया। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी थी कि अगर सांसद ब्रेक्जिट प्लान को नकार देते हैं और यूरोपीय संघ ब्रेक्जिट के लिए तय 31 अक्टूबर की डेडलाइन आगे बढ़ा देता है तो वो दोबारा चुनाव करवा सकते हैं। वोटिंग के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा कि जब तक यूरोपीय संघ अपने इरादे स्पष्ट नहीं कर देता तब तक वो इस बिल को रोक रहे हैं। Mr. Speaker, I must express my disappointment that the House has again voted for delay, rather than a timetable that would have guaranteed that the UK would be in a position to leave the EU on October the 31st with a deal. And we now face further uncertainty, and the EU must now make up their minds over how to answer Parliament's request for a delay. And the first consequence, Mr. Speaker, is that the government must take the only responsible course and accelerate our preparations for a no-deal outcome. भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी NDP आम चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में उभरी है क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि सबसे अधिक सीटें जीतने के साथ ही वो सत्ता के दावेदार बने हुए हैं। हाल ही में संपन्न कैनेडियाई आम चुनाव में NDP को 24 सीटें मिली, लिबरल पार्टी को 157, विपक्षी कंजर्वेटिव को 121, ब्लॉक क्यूबेकोइस को 32, ग्रीन पार्टी को 3 सीटें और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। ट्रूडो को 338 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार बनाने के लिए 170 के जादुई आंकड़े पर पहुंचने के लिए कम से कम 13 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कनाडा के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। और बात खेलों की करते हैं। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज BCCI के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। वो मुंबई में सालाना जनरल मीटिंग में बोर्ड के 39वें अध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा बोर्ड के नए पदाधिकारी भी अपना कार्यभार संभालेंगे। पदभार संभालते ही 33 महीनों से बोर्ड का संचालन देख रही सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2017 को BCCI का कामकाज देखने के लिए प्रशासकों की समिति का गठन किया था। चीन के वुहान में चल रहे विश्व मिलिट्री खेल में भारत के पैरा एथलीट आनंदन गुणासेकरन को 2 स्वर्ण पदक हासिल उन्होंने किए हैं और इस भारतीय खिलाड़ी ने 100 मीटर स्पर्धा में 12 सेकंड और 400 मीटर में 53.35 सेकंड का समय निकालते हुए ये कामयाबी हासिल की। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और शुभांकर डे दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग के पहले दौर में शानदार शुरुआत करते हुए PV सिंधु ने जीत दर्ज की। सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 43 मिनट तक चले मैच में 21-15, 21-13 से शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में शुभांकर डे भी पहले दौर की बाधा को पार करने में सफल रहे हैं। शुभंकर ने पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया के टॉमी सुग्रियातो को 15-21, 21-14, 21-17 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। वहीं टूर्नामेंट में आज अहम मुकाबले खेले जाएंगे। साइना नेहवाल पहले दौर में हांगकांग की च्यू एनगान यी से भिड़ेंगी। किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में चीनी ताइपे के टाओ टिएन चेन से भिड़ेंगे।
पारुपल्ली कश्यप को हांगकांग के एनजी कालोंग एंगस का सामना करना है। वही समीर वर्मा जापान के केंता निशिमोतो से भिड़ेंगे। और बात खास शख्सियत की, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की आज जयंती है। 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे। उनका राजनीतिक और संसदीय अनुभव 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भैरव सिंह शेखावत ने 20 नवंबर 2002 को राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार संभाला और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई चलाई। संसदीय गरिमा पर उनका खास जोर था। इसी नाते जब बहुचर्चित ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन दुर्योधन से संसद की गरिमा पर चोट पहुंची तो सबसे पहले शेखावत ने ही इस पर तीखी टिप्पणी और कार्रवाई की। सभापति बनने के बाद उन्होंने सदस्यों से साफ तौर पर कहा, हमारी भलाई इसी में है कि राजसत्ता राजधर्म का निर्वाह करना सीखे, अन्यथा देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बिखर जाएगा। हमें देश की अखंडता और उसके धर्मनिरपेक्ष ढांचे को न केवल बरकरार रखना है बल्कि उसे मजबूती देनी है। कार्यपालिका का कुशल होना जायज है, लेकिन हमारी संसद और हमारे सांसदों का आचरण कैसा है, इस पर आम लोग बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में 23 अक्टूबर 1923 को शेखावत का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव में उनके साथियों ने उनसे राजनीति में उतरने को प्रेरित किया तो वो जनसंघ के सदस्य के रूप में मैदान में उतरे। 5 दशक तक वो धौलपुर से लेकर गंगानगर तक कई इलाकों से चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाते रहे। शेखावत 1952 से 1972 तक और 1977 से 2002 तक 10 बार विधायक रहे। 1974 से 1977 के दौरान वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी संगठन में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चे के संयोजक समेत तमाम बड़े ओहदों पर रहे। उनका निधन 15 मई 2010 को हुआ।